नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। साइबर सुरक्षा और डिजिटल फुटप्रिंट को कैसे बचाकर रख सकते हैं और कैसे डिजिटल क्राइम से बच सकते हैं, इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं एक बेहद ही खास मेहमान जिन्हें आप आईटी एक्सपर्ट या फिर टेक गुरु के नाम से भी जान सकते हैं। जी हाँ, उनका फॉर्मल परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं अमरनाथ पांडे जी, जो कोऑर्डिनेटर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत है, दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाने की क्या ज़रूरत आ गई और क्यों ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है हम लोग 1988 से ही मनाते आ रहे हैं और सभी लोग आजकल जितने भी हम लोग हैं वो उनका डिजिटल फुटप्रिंट ऑलरेडी बनते जा रहा है इंटरनेट पे। और इस चीज़ को, अपने जानकारी को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि लोग अपने इस जो जानकारी है, जो उनके व्यक्तिगत जानकारी है, उनसे वो बचाव कर सकें और इसका उपाय कर सकें। सर, जो सामान्य जो उपयोगकर्ता जो हैं, जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी को वहाँ रख रहे हैं, वो किस तरीके से रखें? क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो जानकारी हम दे रहे हैं वो कितना और किस हद तक दें, क्योंकि ये भी एक परिपाटी बन गई है कि बहुत सारे लोग आपको जानते ही सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हैं, या आपकी जान पहचान बढ़ती है, या एक मीटिंग का प्लेस भी है। ऐसे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी तरफ से ध्यान रखनी चाहिए? सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे सब लोग हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, ये सही बात है। तो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो प्राइवेसी सेटिंग होना चाहिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सभी में प्राइवेसी सेटिंग को आप पब्लिक नहीं रखें। आप फ्रेंड्स या फिर कस्टमाइज ग्रुप एक बनाएं। अच्छा। जो भी, अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं उसको अपने फ्रेंड्स या अपने कस्टमाइज ग्रुप में ही पोस्ट करें। इसके अलावा आप अपने आप को टैगिंग होने से बचाएं। एक सिक्योरिटी फीचर्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी आपको अपने पोस्ट पे टैग नहीं करे, जिससे आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आप जो भी अपना इंफॉर्मेशन प्रोफाइल बनाने समय देते हैं उसमें कोई भी निजी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं साझा करें। आप अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं डालें, अपना आप कहाँ से स्कूलिंग किए हैं, कहाँ से कॉलेज किए हैं। जनरली ये गलती होते जा रही है ना। इससे आप अपने आप को बहुत ही वहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स को आप अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे कि वो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि सेटिंग्स देख लें, सेटिंग्स बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं और कई सारे लोग को जब फ्रेंड रिक्वेस्ट अलग अलग जगहों से आती है तो वो एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। क्या एक रूल बनाने की ज़रूरत है कि हम कैसे इस चीज़ का रूल सेट करें कि हम किसे अपना दोस्त माने डिजिटल दुनिया में या किसे ना माने, और कैसे उसकी पहचान करें? यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आप सामने वाले को नहीं जानते हैं तब तक आप कभी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करें। सबसे पहला सुरक्षा ही सबसे मेन सुरक्षा है। जिसको आप नहीं जान रहे हैं उसको अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल ही नहीं करें। जिसको आप जानते हैं उसको आप फ्रेंड लिस्ट में आराम से उसको आप आने दे सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हर नागरिक को, हर यूज़र को करना चाहिए। जी सर, एक और बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब भी बात कंप्यूटर सुरक्षा की होती है तो एंटीवायरस की ज़रूर चर्चा होती है। एंटीवायरस के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए, और ख़ास करके ये ज़रूर बताइए कि एंटीवायरस का अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में रखना कितना ज़रूरी है आज के समय में। आज के समय में एंटीवायरस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एंटीवायरस बहुत तरह के हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे नॉर्टन 360 है, या फिर मैकेफे है, एवास्ट है, कैपस्की है, बहुत सारे एंटीवायरस है। और एंटीवायरस से भी ज़्यादा ज़रूरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो लाइसेंस्ड ही यूज़ कीजिए। अच्छा। आप जो है कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर फ्रीली अवेलेबल है तो लालच में उसको डाउनलोड नहीं कीजिए। अगर आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे विंडोज़ जो है
वो एक, अगर आप ओरिजिनल लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो विंडोज़ में ही इनबिल्ट एंटीवायरस का फीचर है। अच्छा। तो उस केस में आप थर्ड पार्टी एंटीवायरस खरीदने से बच सकते हैं। और विंडोज़ का अपना जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसका नाम विंडोज़ डिफेंडर है, वो काफ़ी है आपके सारे चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दर्शकों से ये मेरा विशेष अनुरोध है कि जब भी वो कोई सॉफ्टवेयर लें तो ट्रायल वर्जन या फिर वो फ्री वाला डाउनलोड नहीं करें, इंस्टॉल नहीं करें, और लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही यूज़ करेंगे तो अपने वो डेटा को, अपनी इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रख सकते हैं। जी, लेकिन सर आज के समय में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो ट्रायल देते हैं और वो बड़े लुभावने ट्रायल्स हैं, जिसमें 1 या 2 दिन का ट्रायल मिलता है या कुछ घंटों का ट्रायल मिलता है, और बहुत आसानी से जो है मुझे लगता है कि लोग उसको अवेल करना चाहते हैं, और उसी वजह से जो आप कह रहे हैं कि वो इस तरीके की समस्या में पड़ भी जाते हैं। इसके बाद एक और बात आती है सर मजबूत पासवर्ड बनाने की, कि पासवर्ड कैसे मजबूत बनाएं, और ये जो इनक्रिप्शन का जो एक नया शब्द अब हम सुन रहे हैं या कई बार अब हम व्हाट्सएप में देख रहे हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, उसके बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार में बताइए। बेसिकली पासवर्ड जो बनाने का जो टेक्निक है, जो सभी को ये फॉलो करना चाहिए। हड़बड़ी में हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस ने ये फोर्स किया है आपको कि यू हैव टू फॉलो दिस रूल। जैसे कि पासवर्ड जब भी बनाएं, आपका एप्लीकेशन बता देता है कि किस तरह का पासवर्ड आपका होना चाहिए। नया ट्रेंड है, पहले तो लोग जो भी डालते थे वो पासवर्ड के रूप में एक्सेप्ट हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आपको 12 से 16 कैरेक्टर का वो पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड जितना लंबा होगा वो उतना सिक्योर होगा। अच्छा। इसके अलावा पासवर्ड में जो कैरेक्टर का जो मिक्सिंग होगा उसमें आप अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं और सिंबल्स ले सकते हैं। अल्फ़ाबेट में भी आप ट्राई कीजिए कि एक स्मॉल लेटर हो, एक कैपिटल लेटर हो। तो पासवर्ड में कोई आप किसी परिवार के नाम का, कोई आप डेट ऑफ बर्थ, ऐसा चीज़ जिसमें कि हैकर्स दिमाग लगा सकते हैं उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस विधि से आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो इनक्रिप्शन का बात आपने कहा, ये एक ऐसा फीचर है जिसमें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक कोड हो जाता है, ताकि सामने वाले को अगर मिले भी वो पासवर्ड तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहे और वो उसको देख नहीं सके। इसके लिए पासवर्ड मैनेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होता है। पासवर्ड मैनेजर क्या करते हैं, कहे कि आज के दिन में बहुत सारे पासवर्ड आपके पास फेसबुक के हैं, इंस्टाग्राम के हैं, जीमेल के हैं, बहुत जितने भी अकाउंट है सबका पासवर्ड संभव नहीं होता है सभी को याद करना या कहीं नोट डाउन करना भी पासवर्ड रखने के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इस केस में पासवर्ड मैनेजर क्या करते हैं कि आपके सारे पासवर्ड को अपने पास संग्रहित करके रखते हैं। अच्छा। और जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो पासवर्ड मैनेजर उसको इनक्रिप्ट कर फॉर्मेशन में रखते हैं आपके अपने पास, वो कोई भी देख नहीं सकता है। उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपके पास उसका मास्टर पासवर्ड होता है। तो इस तरह से आप जो भी पासवर्ड बना सकती हैं वो इनक्रिप्शन के थ्रू पासवर्ड मैनेजर में सेव करके सेफली रख सकती हैं। सर क्या इसे ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं या ये कुछ और है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक डिफरेंट चीज़ है। बेसिकली इसमें 2 फैक्टर है, जैसे कुछ चीज़ें आप जानती हैं और कुछ चीज़ आपके पास है। अच्छा। कुछ चीज़ आप जानती हैं का मतलब हुआ कि आपके पास पासवर्ड जानती हैं आप और पिन आपके पास है। अच्छा। कुछ चीज़ें आपके पास है का मतलब आपके पास मोबाइल है कि जैसा ही आप पासवर्ड डालिएगा तो आपके पास OTP आ जाएगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जब हम देखते हैं कि जब हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं या बैंक में लॉगिन करते हैं तो जैसे ही हम पासवर्ड डालते हैं तो मोबाइल पे एक OTP आता है। अच्छा। और वो OTP हम डालने के बाद ही हम अपने लॉगिन कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, वेरीफाई करते हैं। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुआ। इसके OTP के अलावा इसको हम लोग और सिक्योर करते हैं बायोमेट्रिक से भी या फिर फेस आईडी से भी। अच्छा। तो इस तरह से हम लोग मिक्स करते हैं अपने पासवर्ड और दूसरे फैक्टर को, ताकि वो ज़्यादा सुरक्षित। जी, एक और सवाल है सर कि सार्वजनिक वाईफाई जब हम यूज़ करते हैं तो उस दौरान भी क्या हमारा जो फ़ोन है या फिर कंप्यूटर है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, या उस दौरान भी किस चीज़ की का ध्यान रखने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है? पब्लिक वाईफाई यूज़ करते समय बेसिकली मेरी तो सलाह रहेगी कि लोग पब्लिक वाईफाई यूज़ कम से कम करें, बहुत ज़रूरी होने पे ही करें। काहे कि बहुत सारा फेक पब्लिक वाईफाई भी साइबर क्रिमिनल्स लोग बना के रखते हैं और उसका पहचान होना बहुत ज़रूरी है, और सभी लोग नहीं पहचान कर पाते हैं कि ये सरकार के द्वारा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, या किसी साइबर क्रिमिनल ने अपना फेक वाईफाई इस्टेब्लिश करके रखा हुआ है। इसमें सुरक्षा अगर करना ही है तो आप ये ध्यान रखें कि आप उसके माध्यम से जो भी ब्राउज कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट खोल रहे हैं वो HTTPS से स्टार्ट होता हो,
HTTPS कॉलन के बाद वो वेबसाइट का नाम होना चाहिए। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आप अपने डिवाइस में, मोबाइल डिवाइस में या लैपटॉप में VPN ज़रूर रखें। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको आपके डेटा को, आपके आइडेंटिटी को सुरक्षित रखता है, और इसके थ्रू आप जब आप वाईफाई, पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि जो भी यूज़र हैं वो पब्लिक वाईफाई यूज़ करने समय इसको ध्यान रखें। सर, फिशिंग और ये जो स्पैम ईमेल्स बहुत सारे आ जाते हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं? क्या कुछ उपाय है, क्या कुछ सेटिंग में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये स्पैम ईमेल्स कम आए? हर ईमेल जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके सेटिंग्स में ये फीचर्स होते हैं कि वो आप किस किस मेल को आप स्पैम में डाल सकते हैं। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, बहुत सारे स्पैम मेल भी आते हैं, लिंक आते हैं। तो आप अगर जान रहे हैं कि हमसे ये संबंधित मेल नहीं है, ये मुझे तंग भी कर रहा है और मेरा इनबॉक्स को, क्या है कि सभी के इनबॉक्स में एक लिमिटेड कैपेसिटी भी होती है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होता है। तो इस तरह के मेल आने भी नहीं चाहिए, और आ जाएं तो उनको हटाने के लिए या उनको रोकने के लिए सेटिंग्स में ये प्रावधान है कि आप उसमें जाके चेंज करके सेटिंग्स को अप्लाई कीजिए, ताकि जो भी आपका फिल्टर्ड मेल आए और जो स्पैम हो, इस तरह का मेल आपके स्पैम बॉक्स में वो चला जाए। जी जी। सर, एक और चीज़ समझना चाहते हैं कि रैमसरवेयर अटैक जो है उससे कैसे बच सकते हैं? क्या कोई ख़ास तरीका है उसका, और ये क्या है, पहले इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है मैम। रैंसमवेयर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइबर क्राइम है। इसके थ्रू जो समझिए कि आपका जो कंप्यूटर या जो भी डिवाइस है वो बंधक बन जाता है। अच्छा। है ना, वो एक तरह से किडनैप हो जाता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर किसी लिंक पे गलती से क्लिक कर दी, एक लालच में आके, कोई सॉफ्टवेयर के लालच में, या कोई प्राइस आपको मिला है इस लालच में, आपने क्लिक जहां किया और आपका सिस्टम जो है वो लॉक हो जाता है। अच्छा। आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। और ये हम सभी लोग को पता रहता है कि सभी के सिस्टम में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस या फिर जो भी चीज़ रहते हैं। अब इस केस में जो जिसने भी किया है वो आपको फिर फर्दर कॉन्टैक्ट करेगा कि मुझे, जनरली रैंसमवेयर का ये सिद्धांत है कि वो बिटकॉइन में पैसा मांगते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो बोलेंगे कि हमको इतना बिटकॉइन आप ट्रांसफ़र कीजिए, मैं आपका वो सिस्टम खोल दूंगा। तो इस तरह से ये किडनैपिंग चलता है, ऑनलाइन किडनैपिंग इसको कह सकते हैं। आप अपने सिस्टम को किडनैप करवा लिए। तो इससे बचाव का सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपने सिस्टम को अपडेटेड रखें। आप जो सिक्योरिटी पैचेस बार बार आते हैं ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की तरफ से, उसको अपडेट करते रहें। जब आप अपडेट करेंगे तो वो जो पैच जो है, जो अपडेट आ रहा है, वो सिक्योरिटी पैच ही है, ताकि आप साइबर क्रिमिनल से बच सकें। आप अनवांटेड ईमेल का लिंक नहीं खोलें, आप अनवांटेड वेबसाइट पे नहीं जाएं। इस सब से हम लोग रैंसमवेयर से बच सकते हैं और आगे सुरक्षित रह सकते हैं। जी सर, अभी हम रैंसमवेयर की बात कर रहे हैं, डिजिटल क्राइम की बात हो रही है। एक और शब्द बहुत पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। क्या है डिजिटल अरेस्ट, कैसे इसमें साइबर अपराधी काम करते हैं, और किस तरीके से लोगों से पैसे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वसूलते हैं और उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर भी करते हैं? डिजिटल अरेस्ट आज के पिछले 3-4 महीने से ये बहुत ज़्यादा ये टर्म चर्चा में आ रहा है। हम लोग अखबार में भी, न्यूज़पेपर में रोज़ पढ़ रहे हैं। और डिजिटल अरेस्ट में एक ऐसा नहीं है कि कोई भोला भाला या फिर कोई जो टेक्नोलॉजी से जानकार नहीं है वही इसके गिरफ्त में आ रहा है। अच्छा। अच्छे IITians या फिर जो जर्नलिस्ट लोग हैं या अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं वो भी इसके शिकार हो जा रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो सामने वाला है वो अपने आप को ऐसा शो करता है कि वो कुरियर से फ़ोन किया है, आपका कुछ पैकेट्स है, उसमें कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स है, कुछ इलीगल ड्रग है, ये आपके आधार से लिंक है। अच्छा। है ना, और इस तरह से आप भी इसमें शामिल हैं। अगर आप शामिल नहीं हैं तो अपने आप को आप साबित कीजिए। ये सारा ऑनलाइन के माध्यम से एक वीडियो कॉल के जरिए अपने आप को मुंबई पुलिस का बता के या कस्टम का अधिकारी बता के इस तरह से लोग पेश आते हैं और इस तरह से सम्मोहित करते हैं सामने वाले को, इस तरह से सम्मोहन में डाल देते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, ताकि वो सामने वाला ऐसा महसूस करने लगता है कि मैंने ही ये क्राइम किया है। और इस कारण से वो उसको टॉर्चर शुरू करते हैं और टॉर्चर होते चला जाता है। ये एक अलग तरह का एक सेटिंग्स है साइबर क्रिमिनल का, एक अलग लेवल का ये सिस्टम है जिसके थ्रू सामने वाले को वो प्रभावित करते हैं और ये उनको समझा देते हैं कि ये आप ही के द्वारा क्राइम हुआ है, आपका आधार यूज़ हुआ है, इस कारण से वो
इसके बाद फिर अलग अलग स्टेज पे उसको वीडियो कॉल करके उससे कन्फेस करवा लेते हैं कि हाँ ये मैंने किया है। इसके एवज में उनसे पैसा मांगते हैं। और ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी हम लोग रोज़ न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि लोग अपने से पैसा दे भी रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस तरह से कोई भी कॉल आता है तो उसका नज़रअंदाज करें, उसका कॉल काट दें। कोई भी कहे कि हम आपका पैकेट है या मुंबई पुलिस से हैं, तो आप समझ जाइए कि ये सब फेक है, फॉल्स है, आप इस पे ध्यान नहीं दें। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो इस तरीके की किसी भी चीज़ के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट आपको लगातार बता रहे हैं। एक और चीज़ समझना चाहते हैं सर कि अगर साइबर क्राइम हमारे साथ हो गया तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसके बाद का, कहाँ कंप्लेन करें, किससे कहें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अमाउंट अगर छोटा भी होता है तो भी लोगों को लगता है कि चलो इसे नज़रअंदाज करते हैं, इसे क्यों कहें किसी के सामने, या फिर कई बार लोग शर्म में भी आ जाते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो एजुकेटेड थे, हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो इसकी शिकायत कैसे करें और कहाँ इसे रजिस्टर करें? साइबर जब क्राइम किसी के साथ भी होता है तो मेरा सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि बिना समय गवाए आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उसकी शिकायत दर्ज करें। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो हर ज़िले में एक साइबर सेल स्थापित है, सभी जगह पे सरकार ने एक साइबर सेल स्थापित करके रखा है। आप उस सेल को जाके संपर्क करें और अपना एक रिटर्न आवेदन वहाँ पे दें। इसके अलावा आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइबर क्राइम कंट्रोल पोर्टल है उस पर भी आप जाके अपना जो भी आपके साथ हुआ है उसमें अलग अलग एक लिंक है कि आपके साथ अगर बैंक फ्रॉड हुआ है तो उसका ये लिंक पे आप रिपोर्ट कीजिए, अगर आपके साथ कुछ आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है तो उसके साथ ये आप लिंक पे क्लिक कीजिए। तो सरकार ने एक अलग अलग लिंक बना रखा है अपने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे, उस पर आप जाके वो कर सकते हैं, जिसका कि वेबसाइट का एड्रेस है www.cybercrime.gov.in। इस पे जाके आप अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी है सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है, दैट इज़ 1930। इस पे भी जाके आप अपने कंप्लेन को रजिस्टर करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1930, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए और अगर आपके साथ इस तरीके की कोई भी समस्या आती है तो आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। और ये टोल फ्री नंबर है तो आप बहुत आसानी से अपने फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में आप वहाँ बता सकते हैं। एक और चीज़ समझना चाहते हैं सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के बाद और ख़ास करके जब हम मशीन लर्निंग की भी बात करते हैं, क्या कुछ बहुत बदल गया है और उसे हमें सीखने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, एआई और एमएल का जो यूज़ है आज के दिन में साइबर क्राइम को रोकने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ऑटोमेटिक सारा चीज़ होता है थ्रू डेटा एनालिसिस। वो डेटा का विश्लेषण करते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं एमएल और एआई से रिलेटेड। अगर एग्जांपल लेते हैं कि कोई अगर डेटा का ट्रैफिक है तो नेटवर्क एंट्री पॉइंट से लेके उस डेटा ट्रैफिक को पूरा वो एनालाइज करते रहते हैं इस तरह के प्रोग्राम। अगर कोई अनवांटेड एक्टिविटी उनको नज़र आता है तो अगर सब नॉर्मल है तो ठीक चलते रहेगा, अगर कोई अनवांटेड एक्टिविटी है तो वो उस पर्टिकुलर डिवाइस को ब्लॉक कर देते हैं या फिर उस नेटवर्क को ही आइसोलेट कर देते हैं ताकि फर्दर ये प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ सके। इसके अलावा एआई और एमएल जो है उसका यूज़ जो साइबर एक्सपर्ट साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी हुआ है उसको सॉल्व करने में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए एआई और एमएल का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में या फिर उसको रोकने में। जी, एक और आखिरी सवाल आपसे समझना चाहते हैं सर कि कंप्यूटर सुरक्षा या फिर साइबर सुरक्षा को लेकर के किस तरीके का पहल या किस तरीके की शुरुआत जो है वो शुरू से होनी चाहिए, स्कूल लेवल से होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? हम ये समझना चाहते हैं क्योंकि अब जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे ग्रसित हो जा रहे हैं। तो अगर शुरू से अगर सीखेंगे या उसके बारे में जानकारी रहेगी तो कितनी सहूलियत रहेगी और इस तरीके के क्राइम से हम बच भी सकते हैं। ये सही है कि स्कूल में ये साइबर क्राइम का टाइम टू टाइम एक अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों में होना चाहिए। काहे कि बच्चे आजकल मोबाइल उनका पहला प्लेग्राउंड है, वो सबसे पहले गेम्स मोबाइल पे ही सीखते हैं और जब जैसा ही वो अपने आप को मोबाइल पे डालते हैं तो वो उस इंटरनेट दुनिया से बिलोंग कर जाते हैं जहाँ पे साइबर क्रिमिनल वेट कर रहे होते हैं। तो बच्चों में साइबर एथिक्स का डालना बहुत ही ज़रूरी है। एक
इंटरनेट या ऑनलाइन एथिक्स उनको पता होना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या खराब है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये स्कूल्स या फिर कॉलेजेस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम इस तरह का साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, ताकि बच्चे बड़े जो भी है, जो आजकल साइबर क्रिमिनल्स सभी का माइंड रीड करके वो बच्चे की तरह ही बिहेव करते हैं, इसीलिए सभी को अवेयर रहना होगा क्या क्या लेटेस्ट ट्रेंड हैं, क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, और किस तरह से हम इस साइबर क्रिमिनल्स के माइंड को हम धोखा दें, हम खुद धोखा दें अपने आप को अवेयर रखें। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों में स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, सभी जगह पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम टाइम टू टाइम चले और लेटेस्ट थ्रेट्स के बारे में वो जानकारी मिले। इवन सरकार भी इतना चिंतित रहती है कि वो अखबार में, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, एफएम चैनल के माध्यम से अवेयर करती है। आप चल रही होंगी गाड़ी में तो वो एफएम चैनल में आपका क्या इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बताया जाएगा, या सरकार अपना पब्लिक नोटिस के जरिए जो डिफरेंट साइबर क्रिमिनल्स का जो नया नया सिस्टम चल रहा है उसके बारे में वो जानकारी देती है, अपने सिटीजन्स को अवेयर करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को अवेयर होना बहुत ही आवश्यक है। जी, वेरी क्विकली आपसे कुछ एथिक्स जानना चाहते हैं सर, साइबर एथिक्स, वेरी क्विकली, अगर आप सिर्फ 2-3 पॉइंट्स में अगर उसे बता सके तो। सबसे ज़रूरी जो एथिक्स है वो अपना आइडेंटिटी को सेफ रखिए, अपनी निजी बातों को ऑनलाइन साझा नहीं कीजिए, अपना एक कस्टमाइज ग्रुप रखिए, अपना एक कस्टमाइज फ्रेंड सर्किल रखिए, किसी भी नए अननोन व्यक्ति से ऑनलाइन चैटिंग या ऑनलाइन फ्रेंड नहीं बनाइए। इस तरह से आप अपने डेटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। जी जी सर, कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों को राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस पे इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस शादी सीज़न अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पार्टीज़ में पलट पलट कर देखें और सोचें कि आपने क्या कुछ ऐसा कमाल और ख़ास किया है कि आप इतनी अलग दिख रही हैं, सुंदर दिख रही हैं, चमक रही हैं, शाइन कर रही हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल में हमारे मेकअप आर्टिस्ट से इसके बारे में समझना पड़ेगा। ये एक टेक्निकल मामला है जिसे आपको आराम से, समझदारी से, घर पे बैठ करके इत्मीनान से देखना, सुनना, समझना होगा और साथ ही प्रैक्टिस भी करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी बात हम मेकअप की करते हैं। तो आज के मेकअप मिरर सेगमेंट के बाद जिस मेकअप आर्टिस्ट से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो बेहद ही ख़ास हैं। मेरे सामने बैठी हैं, बेहद खूबसूरत, सुंदर, और क्या कमाल का मेकअप उन्होंने खुद ने किया है, तो वो आपको मेकअप के बारे में आज बहुत ही डिटेल में ये सारी बातें आपसे शेयर करेंगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं सृष्टि जी, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं। सृष्टि जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी, इतना नाइस इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सृष्टि जी। लेकिन आप ये बताइए कि भाई इस वेडिंग सीज़न कौन कौन से ऐसे मेकअप ट्रेंड्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जो लड़कियां, महिलाएं कर सकती हैं? देखिए, एक्चुअली ट्रेंड तो हमेशा 1 मंथ बोलिए या 2 मंथ बोलिए, हमेशा चेंज होते रहते हैं। लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो सटल लुक है, डैज़ल लुक है और मोनोक्रोमैटिक लुक है। ये सारे लुक में आप जो भी है, जैसे जो लेस इज़ मोर, जितना कम में आप जितना खूबसूरत दिख सकें, वो आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग है। किसी को बहुत हाई मेकअप अब नहीं चाहिए, जो पुराने ज़माने में थे, जो बहुत हाई टचअप्स रहते थे, बट अब मिनिमल इज़ द बेस्ट हो गया है। सारे लोग सोचते हैं कि मतलब एकदम सटल सा लुक हो और हल्की सी साड़ी ड्रेप करे और मतलब ग्लेज करे, तो वैसा लुक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। यानी नो मेकअप वाला ट्रेंड चल रहा है। जी, मेकअप होना चाहिए 100%, बट वो आपके दिखना नहीं चाहिए स्किन में। हाँ। वैसे वाला मेकअप अभी ट्रेंडिंग में है। जी जी। एक और चीज़ समझना चाहते हैं सृष्टि जी आपसे कि दिन और रात के फंक्शन में क्या डिफरेंस आ जाता है। कई बार हमारा जो लुक है वो दिन में बहुत ख़राब लग रहा होता है लेकिन रात में बहुत अच्छा लग रहा होता है, या जो रात में दिख ही नहीं रहा होता है वो शायद दिन में बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी, जब हम जैसे दिन में मेकअप कर रहे हैं तो आपका जो नेचुरल लाइट है आपके फेस पे इतना जाता है, तो आपको उतना ओवरडू करने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जितना मिनिमल रहे वही अच्छा। बट नाइट होते जो आर्टिफिशियल लाइट आपके फेस पे पड़ते हैं उसका बहुत इम्पैक्ट होता है आपके स्किन टोन पे। तो आपको उस अकॉर्डिंग, आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग मेकअप उस टाइम थोड़ा सा लाउड जाना रहता है।
तो वो डिफरेंस मेजर रहता है डे एंड नाइट का। एंड अदर देन दैट आपका जो कलर होता है, जो कलर कॉन्ट्रास्टिंग जो आपका सनलाइट में रहेगा, वो एकदम लाइट शेड आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी फाउंडेशन का। बट ऐसे ही नाइट होगा तो आपको थोड़ा सा हायर टोन लेना होगा ताकि वो हल्का डल जाएगा तो भी आप ग्लेज करें, वैसा है जी। सृष्टि जी, एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि मेकअप अगर आज शाम में करना है, पार्टी में आज शाम में जाना है, तो मेकअप के लिए फेस को प्रेप कैसे करें, उसका प्रिपरेशन कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कई बार मेकअप जो है, स्किन अगर अच्छी नहीं रहती है, एक्ने है या उसके अलावा पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा है या स्किन में कोई टेक्सचर है, तो कैसे फिर उसको प्रेप करें कि वो शाम को ज़्यादा बेहतर दिखे, अच्छा दिखे? जी, ये जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि स्किन केयर जो फॉलो नहीं करते उनके लिए स्पेशली बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि एट अ मोमेंट मतलब 1 घंटे में सोचते हैं मेरे को एकदम माधुरी दीक्षित दिखना है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि आपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो किया ही नहीं है। तो उसके लिए स्पेशली क्लींजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, वो जो एक फॉर्मूला है आप बोल सकते हो बेसिक मेकअप का, तो वो जो है ना वो कोई नहीं फॉलो करते। क्लींजिंग जो है, डबल क्लींजिंग फॉर एक्ने प्रोन स्किन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका अगर एक्ने है, यू हैव ऑयली स्किन, तो आप डबल क्लींस करो अपने स्किन को एंड उसके बाद टोनिंग करो ताकि आपके पोर्स जो हैं सेफ हो जाएं। उसके बाद मॉइस्चराइज कर लीजिए ताकि आप सेट हो जाओ। ये अगर कोई नॉर्मल सारे जो फॉलो करते हैं ना, सारी गर्ल्स को मैं बोल रही हूँ, इवन बॉयज़ को भी, तो देन दे विल शाइन एट देयर डे। मतलब जिस दिन उनको ज़रूरत है उस दिन वो ग्लो करेंगे ही करेंगे, वो चीज़ है। यानी बेसिक्स को पहले कर लेना होगा और उसकी भी एक लंबी प्रक्रिया है, उस प्रोसेस में रहना है, वो वन फाइन डे नहीं होगा। जी जी। एक और चीज़ समझना चाहते हैं कि सर्दियों के समय में मेकअप कैसा करें, क्योंकि कई सारे लोगों की ड्राई स्किन होती है तो उन्हें फिर मेकअप के बाद और ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है, या फिर जो ऑयली स्किन है उनके अलग इश्यूज हैं। तो सर्दियों के समय मेकअप क्या यूज़ करें और ख़ास करके बेस में क्या ऐसी चीज़ें रखें कि जो लंबे समय तक चले और मेकअप अच्छा भी दिखे? द थिंग इज़ कि जैसे ठंड रहती है स्पेशली, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहे। तो जितनी अच्छी मॉइस्चराइज़र आप इस वक्त स्पेशली यूज़ कर रहे हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डबल मॉइस्चराइजिंग योर स्किन हो गया, लिप बाम का यूज़ करना जो कि बहुत माइन्यूट सी चीज़ लगती है बट है नहीं, अंडर आई क्रीम का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आपको ठंड में स्पेशली आपको फॉलो करना ही है। एंड उसके बाद आप अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो तो आप जैसे स्पेशली वो भाप वेपर आप ले सकते हो। अच्छा। ये सारी जो घरेलू टिप्स है आप इसको फॉलो करके अपने स्किन को नरिश रख सकते हो। छाली का मसाज कर सकते हो स्पेशली इस ठंड में, ताकि वो मॉइस्चराइज़र वो जो दे प्रोवाइड करेगा वो आपको किसी और क्रीम से मे भी ना मिल पाए। नॉट फॉर ऑयली स्किन, ये ड्राई स्किन के लिए स्पेशली है। ऑयली स्किन इस टाइम में ये कम दिक्कत में रहते हैं ठंड के टाइम में स्पेशली, इसलिए। जी। एक जब मेकअप की तरफ अब बढ़ते हैं तो मेकअप जब करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि बेसिक क्लेंजिंग कर लिया और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लिया, प्राइमर और इस तरीके की चीज़ क्या लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम तो गेस्ट हैं, तो गेस्ट मेकअप में उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, लगाना चाहिए या स्किप भी कर सकते हैं? आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करते प्राइमर। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। आप गेस्ट मेकअप हो, आप बहन के सिस्टर हैं, आप नॉर्मल कोई ओकेज़न में जा रहे हैं, आप फाउंडेशन स्किप कर जाइए बट प्राइमर एंड कंसीलर को ज़रूर फॉलो करिए। अच्छा। हाँ, ये 2 मेन चीज़ है। प्राइमर जो है आपके पोर्स को लॉक करेंगे तो आपका जो स्किन जो है इवन हो जाएगा। देन आप कंसीलर जब अप्लाई करेंगे तो वो जो ग्लो आएगा वो आपका, आप फाउंडेशन स्किप कर दो चलेगा। अच्छा। बट ये 2 चीज़ आपका मैंडेटरी हो जाता है। तो फॉर श्योर आप प्राइमर अप्लाई करें सारे लोग, ताकि पोर्स पे आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़े। आपका स्किन जो है ना वो डायरेक्ट आपका मेकअप नहीं ऑब्जॉर्व कर सकता, इसके लिए हमारा स्किन बना ही नहीं। तो प्राइमर लगाते हो तो आपका स्किन जो सेफ हो जाता है। अच्छा। तो वो उसके बाद जो है मेकअप आपका ग्लो करेगा। यानी स्किन की सेफ्टी के लिए भी वो लेयर इम्पॉर्टेंट है। जी। एक और मेकअप ट्रेंड जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है, जब हम ब्राइडल मेकअप की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो एयर ब्रश मेकअप। तो एयर ब्रश मेकअप और ट्रेडिशनल मेकअप में क्या डिफरेंस है, कैसे उसे डिफरेंशिएट करें? पहली बात। दूसरी बात कि जब एयर ब्रश मेकअप की बात आती है तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, कैसे उसे डिफरेंशिएट करें और कौन सा मेकअप कराएं? जी, ये मेकअप जो अभी स्पेशली ट्रेंडिंग में है आपका एयर ब्रश मेकअप आप बोल सकते हैं, और एक जो नेचुरल मेकअप शुरुआत से होते आया है। जी।
तो ये मैं स्पेशली बोलूँगी कि ये स्किन टोन पे भी वो पड़ता है, निर्भर करता है आपका स्किन कैसा है। अगर आप नेचुरल स्किन टोन के, आपका कोई ऐसे एज सच स्किन इश्यूज नहीं है, तो आप नॉर्मल ब्राइडल मेकअप ले सकते हो। बट आपका स्किन है, प्रॉब्लमेटिक स्किन है, तो आप अगर एयर ब्रश के तरफ जाओगे तो वो अच्छा होगा। एयर ब्रश जो है आपके मतलब जितने भी वो रहते हैं, कमी रहते हैं, उसको बखूबी तरीके से हाइड कर देते हैं। और दूसरी थोड़ी तो एक्सपेंसिव है, बट इट्स योर ब्राइडल डे, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं उस दिन के लिए स्पेशली। तो मच मोर अभी गर्मी के टाइम में स्पेशली मैं बोलूँगी सारे ब्राइडल्स को एयर ब्रश की तरफ तो जाएं ही, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है। एंड आपका जो अभी ये नॉर्मल ब्राइडल मेकअप है उसको आप बोल सकते हो कि इस टाइम पे आप फॉलो करोगे तो आप जा सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं अभी। एक और चीज़ समझना चाहते हैं कि मेकअप को लंबे समय तक कैसे टिकाएं। कई बार मेकअप काला पड़ने लगता है, ऑक्सीडाइज शायद उसे कहते हैं, वही टर्म है। तो उसे कैसे लंबे समय तक टिकाएं? क्या उसके लिए टचअप इम्पॉर्टेंट है, या कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो टचअप नहीं कर पाते हैं? महिलाएं तो आजकल बैग ही बहुत छोटा कैरी करती हैं कि वो टचअप के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें रख भी नहीं सकती हैं। लेकिन अगर बेसिक टचअप रखना है तो क्या रखें, और लंबे समय तक मेकअप को कैसे टिकाएं, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेस के समय ही कर सकते हैं, या टचअप इम्पॉर्टेंट है वाकई? एक्चुअली अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो मैंने जैसे बताया स्किन केयर रूटीन जो आप फॉलो कर रहे हो, CTM मीन्स क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये तो आप करोगे सबसे पहले। और देन बेस जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो जो अगर आप सबसे अच्छे ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, अगर आपका बेस्ट डे है तो ब्रांड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपको। एंड आपका जो मेकअप फिक्सर है वो भी बहुत सही होना चाहिए, वो भी क्वालिटी वाइज आपके स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब अच्छा लगता है जैसे क्लाइंट्स अब जानना चाहते हैं कि मतलब आपका मतलब नॉलेज लेना चाहते हैं मेकअप के रिगार्डिंग। अब मेकअप नहीं रह गया, वो साइंस की तरह यूज़ कर रहे हैं अब कि मेरे ऑयली स्किन है। पहले आप ये सब बताओगे तो पहले समझते नहीं थे लोग, बट अब समझ रहे हैं। तो आपको अगर उसको लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो मेकअप फिक्सर का यूज़, बहुत अच्छे ब्रांड का यूज़ करिए ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग करें। एंड जो आपने बोला समस्या ऑक्सीडाइज होने की, तो ऑक्सीडाइज तब होगा जब आप मे बी अपने नॉर्मल स्किन टोन का सिर्फ कलर आप लगा लिए। अगर आप अपने स्किन टोन से 2 शेड ऊपर लगाते हो तो ऑक्सीडाइज होते होते 1 आवर लगेगा, देन इट विल कम आपके बेस तक आ जाएगा। तो वो बहुत सही रहता है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है कि अपने स्किन टोन से 1 शेड या 2 शेड ऊपर आप लगा सकते हो। और टचअप के लिए क्या चीज़ें हैं जो कैरी कर सकते हैं? टचअप मैं हमेशा बताती हूँ कि टचअप के लिए या तो आप एक टिश्यू पेपर रखो, हमेशा अपने साथ कैरी करिए, हाथ का यूज़ मत करिए फेस पे। एंड आपका फेस पाउडर होना चाहिए एंड मेकअप फिक्सर, दैट्स इट। अच्छा, इससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ओवरडू करिएगा तो वो पैचेस क्रिएट करता है स्किन पे। तो बेटर है आप मेकअप फिक्सर रखो। एक और चीज़ हम समझना चाहते हैं सृष्टि जी कि जब मेकअप हम कर लिया और सारा मेकअप हो जाने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि अब ये मेकअप लाउड हो गया या ज़्यादा हो गया, उसे कम करने की भी कभी ज़रूरत लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सैलून्स में कराते हैं और अगर आप यूजुअली नहीं कराते हैं मेकअप और अचानक से कराते हैं तो आपको वो लाउड लगता है या ज़्यादा लगता है। कैसे उसको कम कर सकते हैं? क्या कुछ ख़ास तरीके हैं उसके लिए जो आप लोग अपनाते हैं जिससे हम मेकअप को थोड़ा लाइट कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा सटल कर सकते हैं? सटल करने का आपका एक फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आप जो आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं आप उनको क्लियर करिए कि आपको कैसा लुक चाहिए। तो अगर आप क्लियर हैं अपने माइंड में कि आपको ऐसे ही लुक चाहिए तो आपको सटल लुक मिलेगा फॉर श्योर। अगर इन केस आपका मे बी आपके जो डिमांड्स है उनसे ज़्यादा थोड़ा हो गया है तो वो भी सटल हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि आप 2 शेड लाइटर अगर फाउंडेशन यूज़ कर लिया आपने तो आप उनके टोन का फाउंडेशन यूज़ करके उसको लाइट कर सकते हो। एंड डार्कर शेड का पाउडर भी आजकल 3-4 शेड्स के आते हैं तो उसको लगा के आप उनके शेड को तुरंत उनके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हमने बहुत बार किया है ऐसे, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत बार खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि उनको कैसा मेकअप चाहिए। तो अगर सेट रहता है शायद तो समझ में नहीं आता है कि लुक कैसा आएगा। जी उनको खुद भी, हाँ, तो फिर वैसा गाइडेंस रहता है। जब वो क्लियर हो जाती हैं कि नहीं मेरे को ऐसा ही चाहिए तो फिर वो उस अकॉर्डिंग किया जाता है। एक और मेकअप ऐसा बताइए
जो हमारी मम्मियाँ कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें प्राइमर नहीं लगाना, उन्हें कोई बेस नहीं लगाना, कोई फाउंडेशन, कंसीलर, इस झंझट में पड़ना ही नहीं है जिन्हें, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? कुछ ऐसा बेसिक जो कि उनके एज के भी साथ जाए, उनको कॉम्प्लीमेंट करे, एट द सेम टाइम वो अच्छी भी लगे। जी, ये तो मेरी मम्मी वाली बात हो गई। वो कुछ भी ज़्यादा कैरी करना नहीं चाहती फेस पे, बहुत लाइट शेड में। तो एक आता है नॉर्मल आपका, जिसमें फाउंडेशन मिक्स रहता है विथ मॉइस्चराइज़र। एक क्रीम होता है, बीबी क्रीम से ज़्यादा उसको जाना जाता है। हाँ। तो वो आप रख सकते हो, वो अपने मदर के लिए स्पेशली, जिसमें प्राइमर, फाउंडेशन एंड ये सारी चीज़ें मिक्स रहती है। तो उसको आप अप्लाई कर दो स्पेशली फॉर मम्मी वाला एज जो है उनके लिए। एंड सॉफ्ट सा काजल लगा दीजिए, दैट्स इट। मॉइस्चराइज़र तो आपको अप्लाई CTM प्रोसेस करने के बाद ही ये पॉसिबल है, तो ये कर दीजिए, बस उतना में वो सेट रहेंगी। अच्छा जी। मेकअप लगा लिया, अब बात आती है मेकअप उतारने की, वो भी एक लंबी प्रक्रिया है। क्या प्रोसेस होना चाहिए अगर हमने मेकअप किया है तो उसे कैसे उतारें? आई मेकअप अलग हो जाता है, लिप्स अलग, और उसके अलावा स्किन का मेकअप अलग हो जाता है। क्या प्रोसेस होना चाहिए मेकअप उतारने का? क्योंकि हेल्दी स्किन के लिए मेकअप का अच्छे से निकलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। तो कैसे मेकअप को निकालें, क्या उसका प्रोसेस होना चाहिए? मेकअप निकालने का जो प्रोसेस है, स्पेशली आपका जो आप जैसे पूरे दिन आप कैरी कर रहे हो मेकअप, रात में आपको अगर रिमूव करना है तो आप जो मेकअप रिमूवर जो वाइप्स आते हैं तो उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। बहुत लोग पानी से वॉश आउट कर देते हैं, तो वो सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि वो पोर्स में जाएगी ही जाएगी आपकी मेकअप। तो स्पेशली यूज़ करिए ऑयलिंग का, ऑयल का यूज़ कर सकते हैं आप, वाइप्स का यूज़ कर सकते हो आप, और आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस करके आप अच्छे से मतलब मेकअप को रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद फिर से लेकिन आपको CTM का प्रोसेस करना है। अपने अंडर आई को फिर से आपको अपग्रेड करना है, अंडर आई मास्क से, लिप को लिप बाम से करना है, और फेस में मॉइस्चराइज़र लगाना है। ये सारा प्रोसेस आपको डेली रूटीन में फॉलो करना है, ताकि आप जिस दिन शाइन करना चाहते हो आप शाइन करो, क्योंकि एक दिन में कोई भी मतलब खूबसूरत नहीं दिख सकता, पॉसिबल नहीं। हाँ, मिरेकल तो नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। सृष्टि जी, 30 सेकेंड्स में बताइए कि एवरीडे मेकअप के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कैरी कर सकते हैं? स्पेशली आप फाउंडेशन कैरी करिए, प्राइमर, कंसीलर एंड लिप बाम या लिप ग्लॉस आप बोल सकते हो, एंड लाइनर एंड मेकअप फिक्सर लास्ट। ये आप कैरी करेंगे, आपका डे सेट है। जी जी। सृष्टि जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इस वेडिंग सीजन इतनी अच्छी टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली सुबह आप हमारा फिर से इंतज़ार कीजिएगा। आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।